नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मोहित वैष्णव। दोस्तों, हमारी मारवाड़ की सीरीज चल रही थी। हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। मारवाड़ के इतिहास में अब तक हम 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज ये मारवाड़ के इतिहास में छठा पार्ट है। दोस्तों, कल हमने जाना था कि राव जोधा के बारे में जाना, और उसके बाद छोटे शासक थे जैसे राव सातल। उसके बाद राव सूजा। सूजा भी जोधा के पुत्र हैं। फिर राव गंगा। और गंगा के बारे में हमने जाना कि गंगा के समय दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और मुगलों का भारत में प्रवेश हो गया। यानी मुगलों ने पानीपत का युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली की सत्ता मुगलों के अधीन हो गई। उसके बाद हमने दोस्तों खानवा का युद्ध पढ़ा, जो 1527 में हुआ। बाबर ने और बाबर के और राणा सांगा के मध्य हुआ। इसमें एक पातीपेरन प्रथा थी, उसके बारे में जाना। पातीपेरन प्रथा में जो मारवाड़ के राजकुमार थे उनके बारे में जाना, मालदेव के बारे में। और फिर हमने जाना कि मारवाड़ के पहला पितृहंता जो है मालदेव, उनको पितृहंता कहते हैं। मारवाड़ का पहला पितृहंता कहते हैं। उन्होंने गंगा को मारा था। उसके बारे में कुछ इतिहासकारों के मत है, जो हम आज हम उसमें पढ़ेंगे। और दूसरे फिर उसके बाद में हमने दूसरा पितृहंता जाना था जिसने अजीत सिंह की हत्या की थी। वो था भक्त सिंह, और ये हत्या अभय सिंह के कहने पे की गई थी। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं राव मालदेव के बारे में। राव मालदेव। दोस्तों, कल हमने इनके बारे में जाना था कि इनको मारवाड़ का पहला पितृहंता कहते हैं। और अब मैं आपको वो बता देता हूँ कि कौन इतिहासकार ये मानते हैं कि ये पितृहंता हैं, और कौन इतिहासकार ये मानते हैं कि ये पितृहंता नहीं है। पहले हम इनका कार्यकाल देख लेते हैं। इनका कार्यकाल 1532 से 1562 तक रहा। इसके बीच में इन्होंने कई युद्ध किए, मारवाड़ को काफ़ी क्षेत्र तक फैलाया। तो पहले हम वो देखते हैं कि इनको पितृहंता कौन कहते हैं और कौन नहीं। तो इसमें दो ब्रांचेस देखते हैं अपन। एक ब्रांचेज में है कर्नल टोड। कर्नल टोड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और एक मिलते हैं श्यामल दास ददवाड़िया। श्यामल दास ददवाड़िया। तो दूसरी ओर मिलते हैं अपने को मोहनोद नैणसी। मोहनोद नैणसी, दयाल दास। दयाल दास, और एक मिलते हैं बांकी दास। दोस्तों, ये जो इतिहासकार हैं ये मानते हैं कि राव मालदेव ने गंगा को मारा था और राव मालदेव ही पितृहंता है। तो ये मानते हैं कि गंगा की हत्या की थी मालदेव ने। और ये मानते हैं कि गंगा अफीम नशे में गिर गए थे खिड़की से। मेहरानगढ़ के दुर्ग में, दूर की बात है, वहाँ से गिर के इनकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों, ये तर्क देते हैं कि जब उन्होंने गंगा की हत्या की थी तभी तो इन्होंने जाके सोजत में अपना राज्याभिषेक कराया था। नहीं तो मेहरानगढ़ में भी रहते तो इनकी राज्याभिषेक मेहरानगढ़ में होता। तो इसीलिए ये तर्क देते हैं कि राव मालदेव ने ही गंगा की हत्या की थी। दोस्तों, हम जानते हैं मालदेव के बारे में। अब मालदेव के कुछ नाम मिलते हैं, इसके अन्य नाम मिलते हैं, वो देखते हैं। मालदेव को कहा जाता है 52 युद्धों का विजेता। 52 युद्धों का विजेता ये कहा जाता है मालदेव को। दूसरा, इनको कहा जाता है हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा। तीसरा, इनका नाम मिलता है कि भारत का पुरुषार्थी राजकुमार। पुरुषार्थी राजकुमार। दोस्तों, ये नाम है, ये नाम दिया है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने। दोस्तों, ये इतिहासकार है अकबर के समय का, अकबर के काल का इतिहासकार है ये। और इसने
राव मालदेव को कहा है कि भारत का पुरुषार्थी राजकुमार। दोस्तों, राव मालदेव के दो सेनापति मिलते हैं, जेता और कुंफा। इन जेता कुंफा का भी अन्य नाम मिलता है। इनको कहा जाता है 99 युद्धों का विजेता। युद्धों का विजेता। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, 52 युद्धों का विजेता कहा गया राव मालदेव को, जबकि जेता और कुंफा को 99 युद्धों का विजेता कहा गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे अकबर के नवरत्न थे ना, वैसे ये नवरत्न ही थे, तो इनके लिए 9 और इनके लिए 9, तो 99 युद्धों का विजेता कहा जाता है जेता और कुंफा को। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 99 युद्धों का विजेता कौन सा है, तो उसमें राव मालदेव भी ऑप्शन में थे, जेता कुंफा भी थे। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, इसको मार्क कर देता हूँ इम्पोर्टेंट का। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मालदेव के अभियान। दोस्तों अब मालदेव ने, जब मालदेव शासक बना था, तब उसके पास केवल एक तो मेहरानगढ़ था, जो जोधपुर का किला है, मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग था, यानी मेहरानगढ़ की वो था, और एक सोजत का दुर्ग था, यानी ये दोनों इसके पास थे, यानी यहाँ तक का प्रशासन इनके पास था। तो केवल ये दो ही इसके पास थे। अब मालदेव बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। अब इसने सबसे पहले अभियान किए और अभियान करके जीतना शुरू किया। तो इसका सबसे पहले जो अभियान मिलता है, दोस्तों ये इतना सा क्षेत्र था जब मालदेव शासक बने थे। अब इन्होंने जो पहला अभियान किया था वो किया था बादराजून पे। बादराजून पड़ता है जालौर में। यहाँ पे इन्होंने पहला अभियान किया और बादराजून को जीता। और बादराजून का जो शासक प्राप्त होता है वो शासक है वीरा सिंहाल। वीरा सिंहाल, इन्होंने बादराजून पे आक्रमण किया, उसको हराया। उसके बाद में इन्होंने जो दूसरा आक्रमण किया वो किया जालौर पे। और जालौर में जो शासक था वो था सिकंदर खां। सिकंदर खां को हराया जालौर में। दोस्तों इन्होंने जो तीसरा अभियान किया था वो किया था सिवाना पे। और सिवाना में इन्होंने जिसको हराया वो था डूंगसी भाटी। डूंगसी, ये है सिवाना के शासक, जिनको मालदेव ने हराया और सिवाना पे अधिकार कर लिया। तो ये चल रहा है हमारे मालदेव जी के अभियान। फिर इन्होंने किया नागौर पे आक्रमण और वहाँ पे किया हीराबाड़ी का युद्ध। हीराबाड़ी का युद्ध, और ये युद्ध किया था इन्होंने 1532 में, और यहाँ हराया था इन्होंने दौलत खां को। दौलत खां को। तो ये हो गया नागौर। नागौर पे कर दिया। उसके बाद में यहाँ एक पड़ता है मेड़ता। मेड़ता और उसी के पास में था अजमेर। ये दोनों थे वीरमदेव के पास में। वीरमदेव के पास में थे ये दोनों। तो हुआ कुछ यूँ कि वीरमदेव और राव मालदेव के बीच में जो अनबन हुई थी वो एक घोड़े को लेके, हाथी को लेके हुई थी, और उस हाथी का नाम था दरियाव जोश। उस हाथी को लेके अनबन हो गई, तो राव मालदेव ने वीरमदेव से मांगा, जबकि ये इन मेड़ता इनके अधीन ही था, मारवाड़ वालों के। तो मालदेव ने वीरमदेव से दरियाव जोश हाथी की मांग की और वीरमदेव ने वो देने से मना कर दिया। तो मालदेव जी पहुंच गए मेड़ता पे आक्रमण करने और वीरमदेव को हरा दिया। अब मेड़ता पे उन्होंने जब आक्रमण किया तो मेड़ता पे उन्होंने 1535 में आक्रमण कर लिया, और उसके बाद अजमेर पे उन्होंने 1538 में अभियान करके उनको वीरमदेव जी को हरा दिया। अब ये वीरमदेव है, ये जाएगा, अभी दिल्ली में शासन है शेरशाह सूरी का, और शेरशाह सूरी का शासन है ये वीरमदेव जाएगा शेरशाह सूरी के पास। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक है इनका बीकानेर अभियान। अब बीकानेर में मालदेव के समय शासक है रावजेठ सिंह। रावजेठ सिंह। अब बीकानेर अभियान करेंगे तब रावजेठ सिंह वहाँ शासक है, और ये अभियान करेंगे 1542 में।
दोस्तों इसको हम अलग से देखते हैं। जब बीकानेर पे इन्होंने आक्रमण किया तब वहाँ होगा एक युद्ध होगा जिसे कहेंगे साहेबा या पाहेबा का युद्ध। साहेबा पाहेबा का युद्ध। साहेबा पाहेबा का युद्ध। पाहेबा का युद्ध। अब दोस्तों ये हुआ था 1542 में। 1542 में राव जेठ सिंह और मालदेव के मध्य। जेठ सिंह और मालदेव के मध्य। दोस्तों एक एक बात बता दूं आपको मैं, मालदेव खानवा के युद्ध में गया था और जेठ सिंह का पुत्र था कल्याणमल, वो भी खानवा के युद्ध में गया था। पातीपेरून प्रथा थी उसमें छांगा की मदद करने के लिए गए थे कल्याणमल। तो दोस्तों इस युद्ध के बारे में क्या है, साहेबा पाहेबा के युद्ध में क्या हुआ, मालदेव और जेठ सिंह के मध्य। अब मालदेव के वही दो सेनापति जेता और कुंपा बड़ी वीरता से लड़े और युद्ध जीत लिया। अब मालदेव ने जेठ सिंह जी को मार दिया। अब मार दिया तो उनके पुत्र ही हैं कल्याणमल जी। तो कल्याणमल जी पहुंच गए। अब उधर दिल्ली में शासन है शेरशाह सूरी का, तो शेरशाह सूरी के पास। अब देख लो दो राजा शेरशाह सूरी के पास पहुंच गए मालदेव के विरुद्ध। तो अब हम पढ़ते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। दोस्तों ये जो गिरी सुमेल मैदान है वो पाली में स्थित है और जो ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था वो 5 जनवरी 1544 को हुआ और ये मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। दोस्तों हमने पढ़ा था कि शेरशाह सूरी के पास पहले से ही राजपुताना के दो शासक वीरमदेव जो मेड़ता के शासक थे और राव कल्याणमल जो बीकानेर के शासक राजकुमार थे, वो पहुंच चुके थे। अब दूसरी ओर क्या था दोस्तों, वैसे मैं पहले आपको ये बताऊं कि शेरशाह सूरी अफगान है और दिल्ली में अभी हमने पढ़ा था कि 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, 1527 में खानवा होता है। ऐसे करके दिल्ली में नींव पड़ जाती है मुगल वंश की। खानवा वैसे राणा सांगा के मध्य होता है पर दिल्ली में नींव पड़ चुकी है मुगल वंश की। तो ये बीच में अफगान कैसे आ गया दोस्तों, बाबर के बाद जो शासक बना वो हुमायूं बना। बाबर की मृत्यु होती है 1530 में और हुमायूं 1530 से 1540 तक शासन करता है। दोस्तों उसके बाद में एक युद्ध होता है चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ता है। अब दोस्तों जब वो जा रहा था, भारत से बाहर जा रहा था, तब उसने मालदेव से सहायता मांगी। अब मालदेव ने हुमायूं को हुमायूं से पत्र व्यवहार किया और उसमें ये कहा गया कि वो हुमायूं की सहायता के लिए उद्दंड है। अब मालदेव की उसमें अलग नीति का सोच प्राप्त होता है। मालदेव सोच रहा था कि जब हुमायूं से हुमायूं के लोग उसके साथ होंगे तो वो दिल्ली पे आक्रमण करके दिल्ली पे राज कर लेगा, ऐसा कुछ सोच रहा था मालदेव। तो मालदेव ने ऐसा करके उससे पत्र व्यवहार किया हुमायूं से और हुमायूं कुछ अलग नीति से काम कर रहा था। दोस्तों ये जो मालदेव का हुमायूं से पत्र व्यवहार मिलता है ये लगभग मालदेव ने 1540 के आसपास में ही कर दिया था जब चौसा के युद्ध में वो हारा था। तो क्या हुआ, अब जब 1540 में ये हुआ तो धीरे धीरे उसके बाद में हुमायूं जब निर्वासित हो रहा था तो कभी वो कहीं रुकता कभी कहीं, तो उसने वो 1542 में लगभग 7 मई के आसपास वो 1542 में एक जोगी तीर्थ नाम का स्थान पड़ता है वहाँ पहुँचा और उसने मालदेव से मदद मांगी। अब पहले पत्र में ये कह रहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा, तो हुमायूं भी पहुंच गया भाई कि मदद करेगा, तो 7 मई को जोगी तीर्थ के स्थान पर पहुंच गया। ये मारवाड़ में पड़ती है। अब जोगी तीर्थ पहुंचने पर क्या हुआ, तो मालदेव उस समय तक अपना माइंड बदल चुका था, तो उसने हुमायूं साहब को सोने की असरफियाँ भेज दी और घोड़ों के लिए रसद भेज दी। ये काम किया मालदेव ने और मीठी मीठी बातें कर रहा था केवल कि मैं मदद करूंगा ये वो। तो हुमायूं को समझ में आ गया कि ये मदद करने वाला है नहीं और हुमायूं के पीछे पड़ा हुआ था शेरशाह सूरी। तो उसने सीधे पाकिस्तान, अभी का जो पाकिस्तान है सिंध, उसकी ओर कूच किया और वहाँ पे अमरकोट में उसका पुत्र होता है अकबर। तो दोस्तों हुमायूं बाहर निकल गया। अब यही बताने के लिए कि अफगानों का शासन कैसे हुआ और हुमायूं
और शेरशाह सूरी के संबंध कैसे रहे, अफगानों का शासन और हुमायूं शेरशाह सूरी के संबंध। दोस्तों ये कारण भी बनता है गिरी सुमेल के युद्ध में कि शेरशाह सूरी सोचता है कि हुमायूं की मदद करके मालदेव खुद को सुदृढ़ ना कर ले। तो एक तो हो गया हुमायूं हुमायूं के साथ वाला, हुमायूं के साथ संबंध। ये कारण पढ़ा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको गिरी सुमेल के युद्ध के संबंध कि मालदेव हुमायूं से संबंध स्थापित करके खुद मजबूत ना हो जाए और शेरशाह सूरी के विरुद्ध ना हो। एक कारण तो ये बन गया। दूसरा, वीरमदेव और कल्याणमल पहुंच गए। वीरमदेव प्लस कल्याणमल इसके पास पहुंच ही गए थे शेरशाह सूरी के पास में कि मालदेव के बारे में उन्होंने सब कुछ बता दिया। और तीसरा, दोनों महत्वाकांक्षी शासक हैं। तो ये कारण बन गए सर इसके गिरी सुमेल युद्ध के। अब दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 5 जनवरी 1544 को। अब दोस्तों युद्ध में क्या हुआ, मालदेव की ओर से जो आए थे वो आए थे जेता और कुंपा। ये वही हैं जो 99 युद्धों के विजेता कहलाते हैं। और शेरशाह सूरी के पास से 2 तो ये थे, प्लस एक आया था इसका खुद का सेनापति था, वो था जलाल खां। ये बाद में आता है वैसे, जब माना यह जाता है कि जेता और कुंपा बहुत वीरता से लड़े और शेरशाह सूरी ने घुटने टेक दिए थे लगभग, तब जलाल खां आता है नई सेना लेके और शेरशाह सूरी जीतता है। अब युद्ध में क्या हुआ, उससे पहले की क्या घटना है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों वीरमदेव और राव कल्याणमल क्या है, ये दोनों एक साजिश रचते हैं। साजिश में क्या रचते हैं कि जेता और कुंपा के लिए 20-20 हज़ार रुपये पहले पत्र व्यवहार में करते हैं कि पत्रों में लिखाते हैं 20 हज़ार रुपये लेके जेता कुंपा को भेज दिया इन्होंने कंबल खरीदने, कुंपा को कंबल खरीदने भेज दिया। और दूसरे 20 हज़ार रुपये दिए इन्होंने जेता को और सिरोही से तलवारें लेके आने के लिए बोल दिया। सिरोही से तलवारें लेके आएगा कौन, जेता। अब दोस्तों ये लिखा हुआ था एक पत्र में और ये पत्थर गिरवाए इन्होंने मालदेव के शिविर के सामने। ये चाल है वीरमदेव और कल्याणमल की कि 20 हज़ार रुपये कुंफा को दिए और 20 हज़ार रुपये जेता को दिए, सिरोही से तलवारें मंगाने के लिए जेता को और कंबल मंगाने के लिए कुंफा को दिए। ये पत्र गिरवाए इन्होंने मालदेव के शिविर के सामने। अब क्या हुआ दोस्तों, जब मालदेव इनको पढ़ा तो उसको लगा कि जेता और कुंपा उसके विद्रोही हो गए और वो भी शेरशाह सूरी से मिल गए। उसने बिना कुछ जाने मालदेव ने मेहरानगढ़ की ओर कूच कर लिया। मेहरानगढ़ दुर्ग की ओर आ गए मालदेव साहब। उसको ये नहीं पता था कि ये चाल भी हो सकती है। परंतु क्या हुआ उसके बाद में, जेता और कुंपा वहीं थे, उन पे विश्वास नहीं किया गया। फिर भी जेता और कुंपा वीरता से लड़े, घुटने तक टेक दिए थे शेरशाह सूरी ने। उसके बाद जलाल खां आता है नई सेना लेके और जेता और कुंपा इस युद्ध में मारे जाते हैं। दोस्तों एक बार की स्थिति युद्ध में ये हो जाती है कि जब घुटने टेक चुका होता है शेरशाह सूरी, जलाल खां नहीं पहुंचता है, उसके बाद में जब वो युद्ध जीत लेता है शेरशाह सूरी, तब वो कहता है वो नमाज पढ़ रहा होता है। जब युद्ध जीतने के बाद वो नमाज पढ़ता है तब ये बात कहता है कि ये तो शुक्र है खुदा का, नहीं तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ये कथन कहा था शेरशाह सूरी ने कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। तो इस वीरता से लड़े थे जेता और कुंपा। दोस्तों ये जो युद्ध है उसका प्रत्यक्ष जो वर्णन किया है वो किया है एक इतिहासकार मिलता है अब्बास खां शेरवानी। और दोस्तों ये अपनी पुस्तक जो है तारीख ए शेरशाही। दोस्तों ये किताबें, ये ग्रंथ, ये भी हमें साहित्य में पढ़ने होते हैं और इनके भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और ये इतिहास जानने के स्रोत हैं, तो इनको ब्रीफ रिवीजन करना होता है। कहने का मतलब इसमें हमें ये याद करना पड़ता है कि किस
किताब को किसने लिखा और उसमें क्या वर्णन मिलता है, तो ये सब कुछ भी पढ़ना होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बुक आई है हमारे सामने, तो इसको भी याद रखिए। अब्बास का शेरवानी की पुस्तक है तारीख शेरशाही, उसमें प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है गिरी और सुमेल के युद्ध का। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि जो मालदेव थे, यहाँ तक हो गया कि 1544 में हो गया, युद्ध हो गया ये। इसके बाद में क्या हुआ, तो मेहरानगढ़ दुर्ग पहुंचे हैं अपने मालदेव साहब। अब जब ये पाली में युद्ध हुआ है, गिरी सुमेल का युद्ध हमने देखा था पहले, तो अब युद्ध जीत गया शेरशाह सूरी, तो वो मेहरानगढ़ की ओर भी कूच करेगा। तो शेरशाह सूरी ने किया मेहरानगढ़ की ओर कूच, मेहरानगढ़ को जीता शेरशाह ने और वहाँ पे खवास खां को किलेदार नियुक्त कर दिया। अब दोस्तों क्या हुआ, जब ये सेना आ रही थी मेहरानगढ़ की ओर, तो वहाँ से निकल गया मालदेव, और मालदेव पहुँचता है वहाँ से पहुँचता है मालदेव बादराजोड़। दोस्तों बादराजोड़ पहुँचता है मालदेव, यहाँ से मालदेव बादराजोड़ आ जाता है। अब दोस्तों क्या हुआ, 1545 में शेरशाह सूरी कर रहा होता है कालिंजर का अभियान। ये दोस्तों अभियान शेरशाह सूरी के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही गया वैसे, कि शेरशाह सूरी ने एक किले पे गोला दागा, और वो किले पर गोला दागा वो वहीं पे पड़ गया बारूद के ढेर पे, और शेरशाह सूरी साहब वहीं खड़े थे और खुद उड़ गए। तो चलते बने शेरशाह सूरी साहब। अब मालदेव वैसे भी ऐसा राजा है कि दूसरों की रियासतें नहीं छोड़ रहा, तो कैसे छोड़ेगा, तो उसने बादराजून से वापस मेहरानगढ़ पे आक्रमण किया और अपनी रियासत को अपने अधीन कर लिया, खवास खां को हरा दिया। तो दोस्तों वापस आ गई मालदेव के पास में तो अपनी जो रियासत थी वो। अब दोस्तों क्या हुआ, मालदेव के कुछ विवाद भी हुए, होते हैं ना रियासत के आसपास में, किसी का विवाद किसी से हो ही जाता है। तो मालदेव के एक दो विवाद हुए हैं, वो पढ़ते हैं। दोस्तों मालदेव के दो विवाद इम्पोर्टेंट है दो विवाद, वो मैं बता दूं आपको। दोस्तों मालदेव था, उसका जो विवाद हुआ था, उसके दो विवाद हैं। तो उस दो विवादों में पहले पढ़ते हैं हम। दो विवाद हुए उसके, एक तो मेवाड़ के साथ और एक जैसलमेर के साथ। दोस्तों जो मेवाड़ के साथ विवाद हुआ वो वहाँ के, जैसलमेर है यहाँ पे, ये जैसलमेर। दोस्तों मेवाड़ में उस समय शासक हैं, वो शासक हैं उदय सिंह, शासक हैं उदय सिंह साहब। ये उदय सिंह साहब है प्रताप के पिताजी। और यहाँ पे जैसलमेर में जो शासक हैं वो है बाटी लूणकरण, और ये लूणकरण है अपने उमादे के पिता, ये उमादे। दोस्तों क्या विवाद हुआ, लूणकरण है ना जो भाटी शासक, वो मालदेव को मारना चाहता था। अब दोस्तों उसने ऐसे खुद उसकी रियासत में जाके तो मारने से रहा, क्योंकि जो शासक था वो लूणकरण इतना सुदृढ़ शासक नहीं था जितना मालदेव था, क्योंकि मालदेव ने तो शेरशाह सूरी के जैसे कि टक्कर दी थी, और वहाँ पे खवास खां जैसे को हराया था। वैसे उस टाइम तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो देखो दोस्तों जैसलमेर के लूणकरण साहब मालदेव को मारना चाहते थे, तो उन्होंने एक साजिश रखी कि अपनी पुत्री उमादे का विवाह कराएंगे मालदेव से, और मालदेव जैसे ही जैसलमेर में एंटर होगा उसको मार देंगे। अब दोस्तों हुआ यूं कि उमादे और उमादे की माता जी है ना, उन्होंने ये सारी योजना बता दी किसको, मालदेव साहब को। और मालदेव जी आए, मालदेव जी ने विवाह भी किया, और लूणकरण साहब के कुछ हाथ नहीं लगा। अब दोस्तों क्या हुआ, ये तो ये जो थी उमादे, अब मालदेव जो थे वो एक बार इसकी दासियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, उनके साथ छेड़खानी वगैरह ऐसा ऐसा कुछ कर रहे थे। तो उमादे ने उनको देख लिया, और उमादे, उस समय शादी हुई थी उमादे की, और उमादे मेहरानगढ़ छोड़ के अजमेर आ गई, और अजमेर में तलहटी में बने हुए थे महल, जिनको आज रूठी रानी के महल कहा जाता है, वहाँ रहने लग गई, और उसी के नाम पे रूठी रानी के महल कहलाते हैं वो। तो दोस्तों इतिहास में जो प्रसिद्ध है रूठी रानी है उमादे, और कहाँ की राजकुमारी थी, जैसलमेर की। ये विवाद तो हो गया जैसलमेर के साथ। अब दोस्तों दूसरा विवाद था मेवाड़ के साथ। मेवाड़ में शासक है उदय सिंह। अब क्या हुआ दोस्तों, एक खेरवा जागीर पड़ती है, खेरवा मेवाड़ की सीमा पर है खेरवा जागीर। तो खेरवा के जो जागीरदार था उसकी एक बहन थी, उसकी बहन थी रूप देवी। ये रूप देवी का विवाद हुआ था उदय सिंह से, जबकि मालदेव रूप देवी से विवाह करना चाहता, तो मालदेव ने इनके साथ भी
अनबन हो गई। और दोस्तों अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं एक हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा पड़ता है अजमेर में, अजमेर के आसपास में है हरमाड़ा का युद्ध। दोस्तों ये युद्ध होता है 1557 में। और दोस्तों ये होता है अजमेर का एक सूबेदार हाजी का पठान और उदय सिंह जी के मध्य। उदय सिंह जी है मेवाड़ के, उदय सिंह जी के मध्य हुआ। अब दोस्तों हुआ क्या, पहले इसमें कारण पढ़ते हैं कि हरमाड़ा का युद्ध होने का कारण क्या है। एक महिला मिलती है रंग देवी। ये रंग देवी जो है ये प्रेम करती थी हाजी का पठान से, और हाजी का पठान भी रंग देवी से प्रेम करता था, जबकि उदय सिंह जी ने इनको उपपत्नी पद बनाकर रख लिया। अब दोस्तों हाजी का पठान ने इस बात के लिए उदय सिंह जी से युद्ध किया। अब हाजी का पठान की मदद कौन करेगा, वैसे ही उदय सिंह जी का विद्रोही कौन बनावे, मालदेव। तो मालदेव, और हमने पढ़ा था मालदेव को विद्रोही कौन बनावे, वीरमदेव। तो वीरमदेव ने मदद कर दी उदय सिंह जी। अब दोस्तों ये युद्ध हुआ, पर इसमें ये ग्रुप जीत गया। पर क्या मिला, उदय सिंह जी ने वो रंग देवी को वैसे भी नहीं दिया। तो ये युद्ध मिलता है हरमाड़ा का युद्ध। अब दोस्तों क्या हुआ, ये हो गया मालदेव के बारे में। और अब आती है 1562। 1562 में मालदेव जी की मृत्यु हो जाती है। तो मालदेव जी 1562 में चल बसे। अब मालदेव जी चले गए तो उनके साथ सती हुई थी उमादेव। अब उमादेव वहां से यहाँ तो आई नहीं, उमादेव वहां से मेहरानगढ़ तो आई नहीं, उसने मालदेव जी की पगड़ी के साथ, यानी मालदेव जी की पगड़ी के साथ सती हो गई थी उमादेव। अब दोस्तों एक बात और मैं बता दूं आपको, ये उमादेव जब अजमेर गई थी तब मालदेव ने इनको मनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। तो एक बार इन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, ईश्वरदास बारठ को। ये व्यक्ति मनाकर भी ले आया और मेहरानगढ़ दुर्ग तक भी ले आया उमादेव को। परंतु एक आशा बारठ जो थे, उन्होंने एक श्लोक बोला कि मान रखे तो पीव तज, मान रखे पीव तज। दोस्तों इस दोहे को सुन के उमादेव वापस वहाँ चली जाती है तारागढ़, और रूठी रानी तारागढ़ में रूठी रानी के महलों में रहती है। कहने का मतलब वो महल रहती है, उनका नाम अब रूठी रानी के महल से प्रसिद्ध हो गया वो रूठी रानी महल। तो दोस्तों उमादेव पगड़ी के साथ सती हो जाती है मालदेव के। तो दोस्तों ये शासन रहा मालदेव का। अब मालदेव के कुछ निर्माण कार्य हैं वो भी पढ़ लेते हैं कि इन्होंने सांस्कृतिक कार्य में क्या किया। तो इनके निर्माण कार्य में देखिए कि पहला तो इन्होंने मेहरानगढ़ का परकोटा बनवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर वाला, उसका परकोटा, मेहरानगढ़ का परकोटा। दूसरा इन्होंने जो परकोटा बनवाया वो बनवाया सिवाना दुर्ग का परकोटा, सिवाना का परकोटा। दोस्तों तीसरा जो इन्होंने किया था वो किया था एक मेड़ता में दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम मालकोट दुर्ग। ये बनवाया मेड़ता में, मालकोट दुर्ग बनवाया मेड़ता के अंदर। और दोस्तों इन्होंने एक पोखरण का दुर्ग भी निर्माण करवाया। पोखरण, पोखरण का दुर्ग, पोखरण पड़ता है जैसलमेर में, इसका भी निर्माण करवाया। और दोस्तों इनकी एक पत्नी मिलती है स्वरूप देवी। स्वरूप देवी इनकी पत्नी जो मिलती है, वो स्वरूप देवी ने जोधपुर में स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। दोस्तों ये हो गया मालदेव तक का इतिहास। स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया जोधपुर में। दोस्तों ये मालदेव तक का इतिहास हो गया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे मालदेव तक। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।